हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण पांडे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब के चैनल पे मैथ्स बाय प्रवीण सर। आज हम मॉक टेस्ट 2 का डिस्कशन देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे, उसके क्या क्या आंसर्स है वो देखेंगे यहाँ पे। बट स्टार्ट करने के पहले आप सभी दोस्तों को मेरा एक जस्ट छोटा सा सजेशन रहेगा कि जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं, जितने भी होंगे टिल एग्ज़ाम, आप सभी मॉक टेस्ट ट्राई करिए। भले ही आपको आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, एक क्वेश्चन तो आएगा, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आएगा, 3 तो आएगा, पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे। कुछ क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 में से आपको 2 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चंस के आंसर तो आपके राइट हो गए। बच्चे जो 8 क्वेश्चन हैं, अब वो 8 क्वेश्चन में क्या होगा, उसके आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। सोल्यूशंस तो आपको हर अल्टरनेट डेज मिल ही रहे, तो उसके आपको सोल्यूशन देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपका क्या होगा कि जो आपका अभी तक प्रिपरेशन नहीं भी हुआ होगा अगर पर्टिकुलर उस चैप्टर का, तो वो पर्टिकुलर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। तो ऐसे एक एक कंसेप्ट आपके टिल एग्ज़ाम अगर क्लियर होते रहे तो आपके ऑलमोस्ट सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहे हैं, चाहे वो मैथ्स की बात हो या फिजिक्स की बात हो। हम लोग यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दे रहे हैं ताकि आप लोगों का बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ पे हो सके। तो ट्राई करिए कि आप सभी के सभी टेस्ट सीरीज जो मॉक टेस्ट हमारा चल रहा है वो सभी के सभी मॉक टेस्ट आप ट्राई करें, सभी के सभी एट नहीं आपका 20 मिनट में या 10 मिनट में सॉल्व नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट सेम डे में आप उसको ट्राई करिए, सॉल्व करिए और उसको उसके आंसर्स जो भी होंगे आपके उसको कमेंट करिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, द एंगल बिटवीन 3i + 4j एंड 2i - 2j - 5k इज। अब जैसे कि देखिए हम फॉर एग्जांपल जो भी हमको पहला दिया है उसको हम लोग ए से डिनोट कर लेते हैं 3i + 4j, और जो हमको सेकंड दिया है उसको बी से डिनोट कर लेते हैं, वो दिया है 2j - 5k। ठीक है, ये हमको 2 वेक्टर्स दिए हुए, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का हमको एंगल निकालना है। अब जैसे कि हम लोगों को पता है, हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है एक, cos θ = a × a.b/mod (a.mod) है, ये हमारे पास फॉर्मूला। तो हमको क्या क्या चीज़ें, हमको यहाँ पे एंगल निकालना है। एंगल मतलब क्या निकालना है, आपको थीटा की वैल्यू निकालना है। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस इधर जाएगा, मतलब कॉस इनवर्स a.b/mod (a.mod) बस। अब a.b निकालना है, mod (a) निकालना है, mod (b) का कौन सा निकालना है। a.b कैसे निकलता है, a और b है हमारे पास। सो a.b मतलब क्या है, डॉट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट है, क्या है वहाँ, डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, देखिए सबसे पहले तो आप a की वैल्यू लिख लीजिए 3i + 4j डॉट, फिर उसके बाद अब b का वैल्यू लिख लीजिए 2j - 5k। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है ना, एकदम सिंपल सा वे बताता हूँ मैं डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट में आपको करना क्या है, आई का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज आई के साथ होगा। किसके साथ होगा, ऑलवेज आई के साथ। तो यहाँ पे 3i, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं भी आपका 3i नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या आपका, तो नहीं दिख रहा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए आप 3i + 4j, यहाँ पे k मिसिंग है इसलिए मैंने इसको 0k लिख लिया, चलेगा, +0k। यहाँ पे i मिसिंग था इसलिए 0i लिख लिया, और ये क्या हो जाएगा आपका 2j - 5k। करेक्ट है यहाँ पे। चलिए अब करते हैं, तो 3i × 0i, देखिए डॉट प्रोडक्ट में और एक चीज क्या होती है, i × i, मतलब i.i क्या हो जाता है 1, मतलब आपका सिर्फ नंबर से नंबर मल्टीप्लाई करिए, तो 3 × 0 0 हो गया, प्लस अब j के साथ j मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जो भी j वाला है उस j वाले के साथ होगा, j × j 1 हो जाता है, 4 × 2 8 हो जाएगा, प्लस 0k × -5k, तो k 1 हो गया और 0 × 5 मतलब 0 हो गया, मतलब आपके पास क्या बचा आंसर 8। समझ में आ गई ये चीज़ है, मतलब a.b का आंसर तो आपका क्या हो गया 8। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए मॉड ऑफ a कैसे निकलता है। अब जैसे कि देखिए हमारे पास a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3i + 4j। अब यहाँ पे जो आपका मॉड ऑफ a निकलता है वेक्टर का, अगर आपको मॉड निकालना है तो वो होता है √ जो भी i j k का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए। मतलब जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 4 तो 4 का स्क्वायर, प्लस अब k वाला तो है ही नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं है, 3 का स्क्वायर मतलब 9,
प्लस 16 मतलब ये आ जाएगा अंडर रूट 25 मतलब 5, करेक्ट। उसी तरीके से सेम वे में मॉड ऑफ बी निकलेगा अंडर रूट आई का, आई तो है ही नहीं यहाँ पे, तो जे का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 4 प्लस 25 मतलब ये कितना आएगा अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 29, ठीक है। तो बस सारी वैल्यूज यहाँ रख दीजिए आप। सो कॉस इनवर्स ए डॉट बी मतलब 8/5 और अंडर रूट बी मतलब अंडर रूट 29, ठीक है। सो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ f of 0 equals to 2, f dash of x equals to f of x, phi of x equals to x plus f of x, देन हमको बताना है कि इंटीग्रेशन आपका इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x phi of x dx क्या होगा, ठीक है। आपको जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। यहाँ पे जो गिवन है हमको क्या गिवन है कि f of 0 का वैल्यू 2 है, f डैश ऑफ x का वैल्यू f of x ही है और phi of x का वैल्यू जो है वो है x प्लस f of x। अब देखिए बस हमको यहाँ पे f of x phi of x का वैल्यू निकालना है, खुद बनाना है यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए जैसे कि हमें पता है यहाँ पे देखिए ये वाला कंडीशन सबसे मेन है, क्या दिया है आपका कि आपका अगर f of x का आप डेरिवेटिव लोगे तो फिर से वही फंक्शन आपको मिलने वाला है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने x का डेरिवेटिव लिया तो आपको x ही मिलेगा, ऐसा बोला है उसने, लेकिन x का डेरिवेटिव x तो नहीं मिलेगा, जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डेरिवेटिव करने के बाद वही फंक्शन हमको वापस मिलता है, ऐसा कौन सा फंक्शन है? सिर्फ एक ही फंक्शन है हमारा, कौन सा? e टू दी पावर x वाला फंक्शन। तो हम क्या करते हैं f ऑफ x का वैल्यू लेते हैं e टू दी पावर x, बट यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, देखिए f ऑफ 0 मतलब x की वैल्यू जब हमने 0 पुट किया तो आंसर क्या मिल रहा है हमको? 2 मिल रहा है। मतलब इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या कर देते 2 इंटू ई टू दी पावर x लेते हैं। क्यों ऐसा किया? बिकॉज देखिए f ऑफ 0 डालूंगा अगर मैं यहाँ पे तो ई टू दी पावर 0 इज 1 बराबर आपका 2 यहाँ पे आपको मिल गया। तो इस तरीके से आपको फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। f ऑफ x मिल गया तो उसके बाद फाई ऑफ x क्या होगा? x प्लस एफ ऑफ x दिया है आपको, मतलब x प्लस ई 2 इंटू ई टू दी पावर x, ये आपका फाई ऑफ x का वैल्यू हो गया। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं बस। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ x मतलब कितना? 2 ई टू दी पावर x और इंटू फाई ऑफ x मतलब कितना? x प्लस 2 ई टू दी पावर x dx। 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं उसको और ये इंटीग्रेशन और ई टू दी पावर x इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 ई टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस ये dx भी रहेगा यहाँ प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स कितना हो जाएगा? ई टू दी पावर 2x dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा आपका? लिएट रूल, LIATE लिएट रूल लगता है यहाँ पे, या फिर जिसको हम बाय पार्ट्स भी बोलते हैं, जिसमें कि आपका कैसा हो गया? एक्सपोनेंशियल मतलब ये v फंक्शन हो गया, अल्जेब्रिक मतलब ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया? u। देखिए एक्सपोनेंशियल लास्ट आ रहा है, अल्जेब्रिक पहले आ रहा है, इसलिए ये u हो गया और ये v हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो ये क्या आ जाएगा आपका? 2 अब इंटीग्रेशन u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या होता है? इंटीग्रेशन v u का फॉर्मूला क्या होता है? u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इसका होल dx, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे आएगा? सबसे पहले u मतलब x इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x dx माइनस x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x का क्या होगा? 1 इंटू ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई टू दी पावर x dx। उसके बाद क्या है आपका? प्लस 2 बाहर लगते हैं हम लोग, ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 2x। अब 2x का डेरिवेटिव होगा नीचे, 2x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? 2, और यहाँ पे आपका लिमिट है 0 to 1, 2 टू गेट कैंसिल, ठीक है। और ये होल ब्रैकेट तो रहेगा ही रहेगा।
उसके बाद फिर से वही 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स माइनस, अब इसका क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स का फिर से इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, हमें पता है। अब यहाँ पे भी लिमिट क्या है आपका 0 to 1 और यहाँ पे भी लिमिट क्या है आपका 0 to 1 प्लस यहाँ पे भी आपका लिमिट क्या है ई टू दी पावर 2x, लिमिट क्या है 0 to 1। ठीक है, अब फिर से वही चीज़ करेंगे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 इंटू ई टू दी पावर 1 माइनस 0 इंटू ई टू दी पावर 0, पहला लिमिट पुट कर दिया हम लोगों ने, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब ई टू दी पावर 1 माइनस ई टू दी पावर 0। देखिए जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है वहीं उसी जगह पे आपका लिमिट पुट होगा, जैसे x के रिस्पेक्ट में था मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लिमिट आपकी पुट होगी, प्लस ई टू दी पावर 2 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा ई टू दी पावर 1, ये तो 0 हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस ई टू दी पावर 1 और ये ई टू दी पावर 0 मतलब कितना 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे फिर से ये प्लस ई टू दी पावर 2 और ये माइनस ई टू दी पावर 0 इज 1, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब 2 इंटू ई टू दी पावर 2। तो ये हुआ हमारा आंसर जो कि हमारा ऑप्शन बी है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, पी और क्यू का वैल्यू दिया है, आपको बताना है देन पी क्यू इज इक्वल टू, मतलब पी और क्यू दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा। बहुत इजी है, सिंपली ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, देखिए किस तरीके से होता है ये मल्टीप्लाई। तो p इंटू क्यू निकालना है, तो सबसे पहले p का वैल्यू मतलब i 0 माइनस आई 0 माइनस आई माइनस आई 0, उसके बाद q का वैल्यू माइनस आई 0 0, उसके बाद i माइनस आई। अब ध्यान से देखिएगा कि मल्टीप्लाई किस तरीके से होती है चीज़ें। यहाँ पे क्या होता है आपको पहला रो लेना है, पहला रो, और जितने भी कॉलम्स होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब कैसे होता है ये भी ध्यान से देखिए। जैसे मैंने पहला रो लिया यहाँ पे i 0 माइनस आई, ये वाला ले रहे हैं हम लोग i 0 माइनस आई वाला। अब यहाँ क्या होता है, जैसे फर्स्ट पोजीशन वाला है तो वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, और थर्ड पोजीशन वाला थर्ड पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट वाला सेकंड के साथ, फर्स्ट वाला थर्ड के साथ, ऐसा नहीं होता है। तो कैसे होता है देखिए, i इंटू माइनस आई, तो i इंटू माइनस आई, फिर प्लस की साइन 0 इंटू 0, फिर प्लस का साइन माइनस आई इंटू आई, माइनस आई इंटू आई। समझ में आया ये किस तरीके से होगा आपका। फिर जैसे ही आपका यहाँ पे एक कॉलम कंप्लीट हो गया, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट चला जाएगा, फिर आपको ये एक एलिमेंट हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट, फिर से i इंटू आई प्लस 0 इंटू 0 प्लस माइनस आई इंटू माइनस आई। ठीक है, अब पूरे कॉलम हो गए कंप्लीट, तो हम लोग अब सेकेंड रो लेंगे। अब जैसे ही सेकेंड रो लोगे तो यहाँ का भी रो आपका चेंज हो जाता है, तो 0 इंटू माइनस आई प्लस माइनस आई इंटू 0 माइनस आई इंटू 0 प्लस आई इंटू आई, फिर से कॉलम चेंज, तो यहाँ का भी कॉलम का एलिमेंट चेंज करेंगे, तो 0 इंटू आई प्लस माइनस आई इंटू 0 प्लस आई इंटू माइनस आई। ठीक है, फिर से अब जैसे ही हमारा दोनों कॉलम कंप्लीट हो गए, फिर थर्ड रो ले रहे, तो यहाँ का भी रो चेंज हो जाएगा, तो माइनस आई इंटू माइनस आई प्लस आई इंटू 0 प्लस 0 इंटू आई, फिर से कॉलम चेंज, माइनस आई इंटू आई प्लस आई इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस आई, बस हो गया। अब इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेना है आपको। अब आई इंटू आई कितना, आई इंटू माइनस आई इज माइनस आई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 तो गया, अब आई इंटू आई स्क्वायर और माइनस की, तो माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, फिर ये आई इंटू आई स्क्वायर
तो ये आई स्क्वायर प्लस ये तो ज़ीरो, माइनस माइनस प्लस आई इंटू आई, आई स्क्वायर। यहाँ पे भी ये ज़ीरो इंटू ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, आई इंटू आई, आई स्क्वायर। ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, आई इंटू माइनस आई इज़ माइनस आई स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस आई इंटू आई, आई स्क्वायर। ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, माइनस आई इंटू आई इज़ माइनस आई स्क्वायर। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। अब बस यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है आपका, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। सो माइनस आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 1 ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का प्लस हो जाएगा सिंपली। तो यही चीज़, माइनस आई स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस आई स्क्वायर 1, आई स्क्वायर -1 -1, आई स्क्वायर -1 माइनस आई स्क्वायर इज 1, आई स्क्वायर इज -1 माइनस आई स्क्वायर इज 1। तो ये आपका आंसर क्या होगा 2 -2 -1 1 -1 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट पैटर्न। एक स्टेटमेंट दिया है, वो क्या है हमको वो बताना है यहाँ पे। स्टेटमेंट क्या है, P एंड निगेशन ऑफ P एंड Q, ये दिया है आपको। एक स्टेटमेंट पैटर्न क्या है ये हमें यहाँ पे क्या करना है बताना। तो इसको ऑब्वियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ये टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है। देखिए टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है ये सबसे पहले समझ लीजिए। टोटोलॉजी, जिसको मैं T से डिनोट कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे, टोटोलॉजी में क्या होता है आपका हमेशा आंसर क्या आएगा, ट्रू आता है। और कॉन्ट्राडिक्शन, जिसको मैं यहाँ से C से डिनोट कर रहा हूँ, उसमें आंसर हमेशा कैसा आता है आपका, फॉल्स आता है। बाकी दो ऑप्शन जो दिए उनको तो सॉल्व करना पड़ता है डिपेंडिंग कि P और Q का क्या वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग सॉल्व करते देखते कि क्या आंसर यहाँ पे हमारा आता है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज करता हूँ। मतलब ये आ जाएगा P एंड निगेशन ऑफ P को ब्रैकेट दे रहा हूँ और फिर ये एंड Q ले रहा हूँ। हम लोग ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। इसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, जिसमें क्या होता है आपका, फॉर एग्जांपल A प्लस B प्लस C है और AB को ब्रैकेट था, तो आप यहाँ पे A प्लस B प्लस C, यहाँ पे BC को ब्रैकेट दे सकते हैं। ये लॉ होता है आपका एसोसिएटिव। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे P एंड निगेशन ऑफ P दिया है। क्या दिया है आपको यहाँ पे, P एंड निगेशन ऑफ T। इस केस में क्या होता है आपका P एंड निगेशन ऑफ T, ये कौन सा लॉ है आपका, अगर याद होगा आप लोगों को तो कॉम्प्लीमेंट लॉ है। ये कौन सा लॉ है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ, जिसमें क्या होता है P एंड निगेशन ऑफ P का वैल्यू हमेशा कैसा आता है आपका, फॉल्स आता है। अगर हाँ यहाँ पे और दिया होता, मतलब फॉर एग्जांपल आपको P और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ P दिया होता तो आपका आंसर क्या आ जाता था, ट्रू आ जाता था। एंड रहा तो फॉल्स और रहा तो ट्रू आता है। ठीक है, ये कौन सा लॉ होता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ बोलते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका क्या आ गया, F एंड Q। F एंड Q, F एंड Q का आंसर क्या होता है आपका F। ये कौन सा लॉ हो गया आपका, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में यही होता है ना कि F एंड Q रहा तो आपका आंसर क्या आएगा, F। और F और Q होता, F और Q होता तो आपका आंसर क्या आ जाता था, Q आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या था, F एंड Q था, इसलिए आंसर F। समझ में आया ये चीज़ किस तरीके से होगा। तो ऐसा होता है हमारा किसमें, आइडेंटिटी लॉ। सो ऑप्शन देखिए F आया। F मतलब जैसे कि मैंने बताया कॉन्ट्राडिक्शन में हमेशा आंसर F आता है। F मतलब फॉल्स आता है। तो हमारा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन हुआ यहाँ पे हमारा, कि ये क्या होगा, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Z1 एंड Z2 आर Z कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट दिए हुए हैं आपको, चलिए एक लाइन बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे A पॉइंट दिया हुआ है हमें 2 1 4 और यहाँ पे B पॉइंट दिया हुआ है हमें -1 3 और 6। ठीक है, ट्राइसेक्शन है ये। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और उसने बोला एक हमारा Z1 कोऑर्डिनेट है, एक Z2 कोऑर्डिनेट है, जो सिर्फ किसके पॉइंट्स है, वो Z कोऑर्डिनेट्स है, सिर्फ Z कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से हमको यहाँ पे सॉल्व करना है।
ये तो हो गया हमारा लाइन जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं होता, ये Z1 वाला नहीं होता, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होता, 2:1 में, करेक्ट है। अगर ये Z1 होता और Z2 नहीं होता तो कितने पार्ट में डिवाइड होता, 1:2, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता था। ये समझ में आ गया। तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि Z1 के लिए अगर मैं लूँ तो Z1 क्या कर रहा है, इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, और Z2 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है हमें। समझ में आ गया। 1 2 2:1 1 2 2:2 1:2, ये समझ में आ गया। अब देखिए जैसे ये क्या करने, इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन फार्मूला लगाएंगे इंटरनल वाला। अब वो क्या होता है हमारा, सेक्शन फार्मूला क्या होता है वो देख लीजिए आप। यहाँ पे सेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारा कि m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यही होता है हमारा फॉर्मूला। लेकिन हमको यहाँ पे z कोऑर्डिनेट दिया है, उसने बोला है ना कि क्या है हमारा z कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ आएगा Z2 और यहाँ क्या आएगा Z1 आएगा, ठीक है। मतलब हमको पॉइंट्स कौन से लेने हैं, सिर्फ z के, मतलब ये वाले पॉइंट्स 4 और 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी Z1, ये वैल्यू हो जाएगी Z2। समझ में आ गया। तो चलिए अब हमको निकालना क्या है, लेकिन हमको निकालना है Z1 प्लस Z2 का वैल्यू। तो हम लोग ले लेते हैं लेट Z इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2, ठीक है। सो Z1 का वैल्यू इसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग। अब तो इसके लिए जब हम लोग Z1 के लिए बात कर रहे हैं तो फॉर Z1 आपका क्या है 1:2 में, मतलब m और ये n का वैल्यू हो गया। लेकिन जब हम लोग फॉर Z2 की बात करेंगे तो इसके लिए किस में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में, तो यहाँ m का वैल्यू 2 हो जाएगा और n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो दोनों केस के लिए अलग अलग है। तो हम लोग Z1 के लिए निकाल रहे हैं तो कितना आएगा यहाँ पे m का वैल्यू, m मतलब कितना आ गया आपका 1 इंटू Z2 का वैल्यू कितना है 6 प्लस 2 इंटू Z1 का वैल्यू कितना है आपका 4 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस, अब Z2 के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो Z2 के लिए m का वैल्यू 2, अगेन Z2 का वैल्यू यहाँ पे कितना 4 ही है, प्लस 1 इंटू 6, सॉरी Z2 का वैल्यू पहले आएगा, मतलब यहाँ 6 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा और ये 1 प्लस 2, मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, ये 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, करेक्ट। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये 3 एक ही बार आएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका 16 प्लस 14, मतलब 14 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 30 डिवाइडेड बाई 3, मतलब आंसर इज 10। तो Z1 प्लस Z2 का आंसर कितना हो गया आपका 10, मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ x। देखिए f ऑफ x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का, f ऑफ a प्लस h इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h f डैश ऑफ a, यही फॉर्मूला होता है हमारा निकालने का। अब किसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, सबसे पहले जो फंक्शन दिया लिख लेते हैं। f ऑफ x का वैल्यू दिया है x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 9, और किस पे निकालना है हमें, x इक्वल्स टू 1.1 पे निकालना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस तरीके से है, तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको a का वैल्यू चाहिए, h का वैल्यू चाहिए, तो हमको किस पे निकालना है, x इक्वल्स टू 1.1 पे निकालना है। मतलब हम लोग ले लेते हैं लेट a प्लस h इक्वल्स टू क्या दिया हुआ आपको 1.1, ठीक है, क्योंकि हमको f ऑफ 1.1 पे निकालना है ना, तो a प्लस h का वैल्यू 1.1, तो हमको यहाँ से a निकालना पड़ता है और h निकालना पड़ता है। अब वो कैसे होता है, जैसे ये दिया है, ये आप देखोगे तो ये परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है इन द सेंस ये पॉइंट के फॉर्म में दिया है, तो इसको आपको परफेक्ट बनाना है। तो परफेक्ट किस तरीके से बनेगा, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1.01 प्लस 0.1, तो ये बन गया आपका परफेक्ट, करेक्ट। तो ये वैल्यू किसकी हो जाती है आपकी a की, और ये वैल्यू किसकी हो जाती है आपकी h की। समझ में आया किस तरीके से। फॉर एग्जांपल और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल √37 दिया होता
तो आप इसको क्या लिखते थे, √36 + 1 लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये a का वैल्यू हो जाता है और ये h का। आपको एक परफेक्ट बनाना पड़ता है, जैसे 36 क्यों लिखा मैंने, बिकॉज ये 6 का स्क्वायर है, हमें पता है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे करनी पड़ती है चीज़ें, ठीक है। सो देखिए अब आगे क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका एक बार डेरिवेटिव लेना है। तो f' इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 3x² + 2 सामने आएगा तो ये 10x माइनस 7x का 7 और 9 का कॉन्स्टेंट टर्म है, इसलिए डेरिवेटिव 0। ये आ गया आपका, ठीक है। अब सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। तो f(1.1) इक्वल्स टू f(a) का वैल्यू कितना आपका 1, तो f(1) कहाँ से आएगा, x की जगह आपको 1 रखना है, तो यहाँ से आपका f(1) का वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा वो 1³ + 5 1² माइनस 7 × 1 + 9, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा 5 + 1 6, 6 - 7 इज -1, -1 + 8 + 9 इज 8। तो ये आ गया आपका आंसर f(a) का 8 प्लस h मतलब कितना है आपका 0.1 इंटू f'(a). अब f' मतलब f' है, a मतलब क्या, हमारी वैल्यू हमको 1 रखना है यहाँ पे, तो कितना आएगा 3 × 1² + 10 × 1 - 7, तो 3 + 10 13, 13 - 7 कर देना, आपको 6 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 + 0.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब आपका आंसर आ जाएगा 8.6, विच इज ऑप्शन ए। सो आपका ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, इफ x इक्वल्स टू f(t), लिख लेता हूँ मैं, x इक्वल्स टू f(t), y इक्वल्स टू g(t) are differentiable function of t, then d²y/dx² is, आपको d²y/dx² का वैल्यू क्या होगा ये बताना है, ठीक है। अब d²y/dx² निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको dy/dx निकालना पड़ेगा और उसका फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो देखिए आपका dy/dx क्या होगा, सबसे पहले तो हमको ये समझना है। अब देखिए t के फंक्शंस दिए हुए हैं, मतलब इनका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में ही होगा। सो dy/dx जो है इसको मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ dy/dt और इसको लिखता हूँ dx/dt, चलेगा। dt से डिवाइड किया, क्यों ऐसा किया, बिकॉज देखिए हमको y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करूँगा तो भी आंसर आएगा और x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करूँगा तो भी आंसर आ जाएगा। तो हमको dy/dt अलग निकालिए, dx/dt अलग निकालिए। सो देखिए क्या निकलेगा, dy/dt मतलब g(t) का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा, g' आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन है डेरिवेटिव डैश आता है। और इसी तरीके से dx/dt क्या आ जाएगा आपका, f(t) है तो f' आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आ गया आपका g' अपॉन f'। समझ में आ गया, ये एक इसकी वैल्यू हो गई आपकी, dy/dx का वैल्यू हो गया आपका g' अपॉन f'। चलिए इतना तो समझिए। अब हमको करना है d²y/dx² निकालना, मतलब इसका एक बार और डेरिवेटिव लेना है, बहुत इजी है। सो हमारा d²y/dx² क्या होगा, इसका एक बार और डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, मतलब g' अपॉन f', ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, अब x क्या है, t का फंक्शन है और ये भी दोनों t के ही फंक्शन है, मतलब दोनों उसके लिए क्या होंगे, x के लिए फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये सपोज हो गया u/v, तो डेरिवेटिव ऑफ u/v लगेगा यहाँ पे। अब डेरिवेटिव ऑफ u/v क्या होता है आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव ऑफ u/v इज इक्वल्स टू v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v², ठीक है। वही चीज़ करना है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा f' इंटू डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव, मतलब u कौन है इसके लिए, g है, g का एक बार और डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो क्या आ जाएगा, g" आ जाएगा, एक डैश ऑलरेडी था, एक बार और डेरिवेटिव लिया तो $' आ जाएगा, माइनस u क्या है आपका, अगेन देखिए
जी डैश ऑफ टी जैसे का वैसा इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू मतलब एफ डैश ऑफ टी का डेरिवेटिव मतलब एफ डबल डैश ऑफ टी होल डिवाइडेड बाय क्या है वी स्क्वायर, वी मतलब क्या है एफ डैश ऑफ टी का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे कि हमने डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ है कि अगर जिसके फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग तो ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ऐसा होता है डी वाई बाई डी एक्स और वाई का डेरिवेटिव करते हैं तो हम क्या आता था यहाँ पे टू वाई, लेकिन वाई का फिर से होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो सेम तरीके से टी के फंक्शन है तो सेम वे में यहाँ भी क्या होगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ y था तो डी वाई बाई डी एक्स लिया हमने, सेम वे में t का फिर से डेरिवेटिव होगा यहाँ पे तो कैसा आ जाएगा एफ डैश ऑफ टी, इसको हम लोग जैसे क्या वैसा रखते हैं इंटू डी टी बाई डी एक्स निकालना है। देखिए हमने डी एक्स बाई डी टी निकाला एफ डैश ऑफ टी, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा इसका उल्टा रेसिप्रोकल इसका मतलब 1 बाय एफ डैश ऑफ टी, तो 1 अपॉन एफ डैश ऑफ टी। देखिए एफ डैश ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी था मतलब पूरा टर्म यहाँ पे तो है ही ना, मतलब ये ऊपर वाला फंक्शन जैसे क्या वैसा अपॉन स्क्वायर इंटू एक बार और ये आएगा मतलब एफ डैश टी ऑफ का क्यूब आ जाएगा। और ऊपर के तो फंक्शन ये ऊपर यहाँ पे यही है, यहाँ पे जो है ये यही पूरा रहेगा। मतलब ऑप्शन आपका ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देखिए आप लोगों को अगर इंटीग्रेशन पढ़ा है आप लोगों ने तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि आपका जो फॉर्मूला है ये सिंपल सा फॉर्मूला ही है ना आपका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो आपका फॉर्मूला ही है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये तो आपका फॉर्मूला ही है, पता ही है आप लोगों को। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन आपका, ये सिंपल फॉर्मूला था, कुछ सॉल्व नहीं करना था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं थोड़े से ट्रिकी, मतलब जहाँ पे आपको सिंपल सा फॉर्मूला होगा लेकिन आपको ज़बरदस्ती वो दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को ये हैबिट हो चुकी है एक्चुअली कि हम लोग सोचते हैं यार बहुत कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे ये वो, पर ऐसा नहीं होता है आपका, इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आप लोगों को, इंटीग्रेशन ई टू द पावर साइन एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस 1 बाय सेक एक्स डी एस इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन करना है आपको। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ई टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 अपॉन सेक एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करके बताना है कि आपका आंसर क्या है। अगेन देखिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी, आपको क्या करना है थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब ई टू दी पावर साइन एक्स ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस 1 अपॉन सेक है, तो इस सेक 1 बाय सेक है ये, तो 1 बाय सेक को हम क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फंक्शन ऊपर मल्टीप्लिकेशन में हो गए, एक्सपोनेंशियल हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, तो ऐसे सॉल्व करने से अच्छा अभी हम लोग यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो पुट कर देते हैं हम लोग, कभी भी याद रखिए पुट ऐसे फंक्शंस को करिएगा जिसका डेरिवेटिव वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तब ऐसे ही फंक्शन को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने साइन एक्स को टी पुट कर दिया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा कॉस एक्स, यहाँ पे प्रेजेंट है बराबर, सो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ गया। तो आपका कैसे हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी, ये हो जाएगा टी प्लस 1, ये हो जाएगा कॉस डी एक्स मतलब डी टी हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए इसको सॉल्व करना है अब आपको, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी टी प्लस 1, यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे लिएट रूल लगा सकते हो जिसको हम बाय पार्ट्स बोलते हैं, या तो सिंपल सा इसका आंसर बताता हूँ कैसे होगा। हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला है हमारा, लास्ट सॉल्यूशन वीडियो में भी मैंने यही सेम चीज़ बताई थी आप लोगों को, तो सेम आंसर है हमारा, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स देखिए टी का डेरिवेटिव क्या होता है
अगर टी के ही रिस्पेक्ट में करे तो 1 होगा बराबर, जैसे एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, सेम तरीके से टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और बराबर आपका e टू दी पावर टी है यहाँ पे बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर टी एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे t और ये प्लस c, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, t का वैल्यू क्या था हमारा साइन x, मतलब e टू दी पावर साइन x इंटू साइन x प्लस c इज अ करेक्ट ऑप्शन, मीन्स ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। सो अब लास्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, देखिए हमको वैल्यू निकालना है कॉस इनवर्स कॉट पाई बाय 2 प्लस कॉस इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 इज, हमको इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। बहुत ईजी, देखिए सिर्फ आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, जैसे कॉट पाई बाय 2 क्या होता है, साइन 2 पाई बाय 3 क्या होता है। तो जैसे कॉट पाई बाय 2 क्या होता है हमारा 0 होता है, प्लस कॉस इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 कितना होता है हमारा यहाँ पे साइन 2 पाई बाय 3, मतलब ये हो जाता है आपका √3/2, ठीक है। अब कॉस इनवर्स ऑफ 0, मतलब कॉस में 0 वैल्यू कब आती है, तो हमको पता है कि पाई बाय 2 पे आ जाती है, प्लस अब कॉस इनवर्स ऐसा कुछ वैल्यू होता ही नहीं है, यहाँ पे कोई डिग्री होता तो ठीक था, तो हम इसको क्या लिखते, इसको कॉस के टर्म में लिखते, तो हम इसको लिख लेते कॉस कितने की वैल्यू होती है, कॉस पाई बाय 6 का वैल्यू होता है। हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, कॉस कैंसिल होता है, ऐसे कैंसिल मत करना पर कैंसिल होता है, ठीक है। सो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाय 6, मतलब ये आ जाएगा 4 पाई बाय 6, मतलब 2 पाई बाय 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन, मीन्स ऑप्शन आपका ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो देखिए इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यूसली टेस्ट सीरीज और सॉल्यूशंस वीडियो अल्टरनेट डेज देखते रहेंगे, ठीक है। और ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा सजेशन है कि टेस्ट आप रेगुलर बेसिस पे दीजिए, रेगुलर बेसिस पे जितने भी टेस्ट आते हैं हर एक टेस्ट ट्राई करिए आप, चाहे क्वेश्चन आ रहे होंगे या नहीं भी आ रहे होंगे स्टिल आप ट्राई करिए, बिकॉज हर सोल्यूशन वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, सारे भी आ सकते हैं, सारे आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, तब भी शायद कुछ नया सीखने को मिले आपको। सो टेस्ट रेगुलर बेसिस पे ट्राई करिए, तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा इसमें स्कोर्स में, ठीक है। और जो भी आपका स्कोर आता है, जितने भी आंसर सही होते हैं या जितने भी आंसर्स आपके रॉन्ग होते हैं, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने आंसर्स सही हुए और कितने आंसर्स आपके रॉन्ग हुए। वो हम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ताकि हम लोग उस तरीके के क्वेश्चंस और आप लोगों को दे सकें, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम लोग आपको दे सकें। टिल देन, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे मिलते हैं। और दूसरी चीज़, आपके सभी दोस्तों को ये चैनल शेयर करिए, ताकि उनको भी ये मॉक टेस्ट देने का मौका मिले, उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड keep smiling.